निलानिदा, आपको क्या लगता है, क्या क्या जो जो सवाल खड़े किए गए इस आर्टिकल के अंदर, क्या आप उनसे सहमत हैं कि 2024 वाकई में मुश्किल होगा? या जैसा कि लोग कहते हो, जैसा मेरी भी राय थी कि कर्नाटक के अंदर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, और ये सिर्फ 2019 की बात नहीं, 2004, 2009, 2014, 2019, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या सिर्फ कर्नाटक चुनाव के आधार पर यह एज्यूम कर लेना कि 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा, क्या यह ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? आशुतोष, सबसे पहले तो आपके सवाल के जवाब देने के पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैंने नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी लिखी जरूर है, लेकिन मैं ना मोदी जी की ना भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकली समर्थक हूं। मैं हमेशा से एक न्यूट्रल पोजीशन से रहा हूं। मेरी आइडियोलॉजिकल बहुत शार्प डाइवर्जेंसेस हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की राजनीति से। ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद मैं जो कहूंगा वो थोड़ा अटपटा लग सकता है। वो लगेगा कि शायद मैं उनके कैंप्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो नहीं है। मेरी ये मान्यता है कि विधानसभा के चुनावों के नतीजों के बेसिस पे हम लोकसभा का आकलन नहीं कर सकते। कर्नाटक की ही हम लोग बात करते हैं। कर्नाटक में 2013 में असेंबली के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी और सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री बने थे। कर्नाटका में जब अप्रैल मई में जब कैंपेन हुआ था, तो वो पहला कैंपेन था जहां गुजरात के बाहर जाके ऑफिशियली नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन किया था अपने पार्टी के हिसाब से। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो बहुत लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का गुजरात के बाहर कोई बोलबाला नहीं है। तब भी मैंने लोगों को कहा था कि शायद हम लोग थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने देखिए तो शायद हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए। लोकसभा चुनाव जब होते हैं 2014 में, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी को 17 सीटें आती हैं। पिछले बार 2019 के चुनाव में कर्नाटक में 25 सीटें आई थी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, जो कि कंपेयर टू जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2018 में, उसकी तुलना में कहीं ज्यादा था। मतलब उसमें 104 के करीब सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे कहीं ज्यादा जाके प्रोपोर्शनेटली आता है। इसी तरह से हम लोगों को अलग अलग स्टेट्स में भी मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। 2018 में कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की थी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी थी। उसके बावजूद जब कुछ महीनों के बाद 2019 का जो चुनाव हुआ, तो बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गया। कहा जा सकता है कि वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि पुलवामा हो गया और उसके बाद बालाकोट में स्ट्राइक करने का मौका मिला, और अगर नहीं होता तो शायद 2018 के जो नतीजे हैं वही पैटर्न, वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सवाल ये उठता है कि क्या अब के और अगले साल जब मार्च अप्रैल मई में जब कैंपेन पीक पे होगी लोकसभा की, तो क्या कुछ और डेवलपमेंट नहीं हो सकते? अननोइंग मतलब अननोन डेवलपमेंट्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन जो नोन डेवलपमेंट्स हो सकते हैं वो है राम टेम्पल का इनॉग्रेशन। बकायदा दिसंबर में राम टेम्पल का इनॉग्रेशन कंप्लीट होने वाला है। जुलाई से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही है। उसका वर्डिक्ट जो भी हो, वो एक या तो हर्ष और उल्लास का मौका होगा या फिर एक नया आंदोलन छेड़ने का मौका मिलेगा संघ परिवार को। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नलिफाई कर दिया जाता है तो फिर ऑब्वियसली मतलब उसका मतलब है कि सारे दरवाजे को, सारे जो इतिहास के जो पन्ने हैं उनको दोबारा से खोला जाएगा और हर जगह जाके वहीं तरह से खुदाई की जाएगी, जैसे अभी आगरा के बारे में की गई कि हमको आगरा फोर्ट के नीचे एक्सकवेट करने का मौका मिलना चाहिए। मथुरा में भी चल रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि नहीं साहब वो मतलब लीगली बिल्कुल वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो फिर एक एजिटेट करने का मौका मिलेगा। शायद कॉल ऑफिशियली ना दिया जाए, लेकिन लोगों को पता रहेगा कि 2024 के चुनाव के बाद आंदोलन इस पे दोबारा होगा। मोदी जी ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से बजरंग बली इक्वल टू बजरंग दल करके, मतलब एक अलजेब्रा के इलेक्शन में हम बोलते हैं कि बजरंग दल वही है जो बजरंग बली है, ये करके अपनी बिल्कुल जो स्ट्रैटेजी है उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व फैक्टर मिनिमाइज नहीं किया जाएगा, बाकी चीजें उसके पीछे रहेंगी। वेलफेयरिज्म का मौका, सही बात है कि कर्नाटक में
जो वेलफेयर स्कीम्स चलाए गए हैं 2014 से शायद उतना ज्यादा रिसाउंडिंगली काम नहीं किया। उसके पीछे कारण कई सारे हैं। ये भी है कि अकेली उनकी मोनोपोली नहीं है वेलफेयर स्कीम्स चलाने के। सिद्धारमैया जी के समय में जब मुख्यमंत्री थे तो कई सारे स्कीम्स चलाए गए थे जिसकी मेमोरीज अभी भी लोगों में है दिमाग। प्लस कहीं ना कहीं बीजेपी को ये फेस करना पड़ेगा, जिसके बारे में मुझे पता है कि उनके नेताओं, आई एम श्योर दैट, चूंकि वो लोग राजनीति बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक समय के बाद लोगों के दिमाग में आएगा आपने ये सब तो दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बट व्हाट आफ्टर दिस। तो व्हाट आफ्टर दिस में कई सारे चीजें आएंगी। बैकग्राउंड में हमको ये भी सुनने को मिल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अब से लेके और लोकसभा के बीच में कई सारे डेवलपमेंट्स होंगे। इकोनॉमिक फ्रंट में क्या कुछ और डेवलपमेंट्स होना उसके बारे में हमको देखना है। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि मोदी जी को जो कुछ करना है बिफोर 2024 वो ऑलरेडी कर चुके हैं। वो एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है और गलती होगी कि विधानसभा के चुनाव के बेसिस पे हम लोग लोकसभा के प्रोजेक्शन करें, क्योंकि यहां बटन मुख्यमंत्री का दबा है, तब बटन दबेगा प्रधानमंत्री। एज ऑफ टुडे आज ऑपोजिशन के पास, डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी को 303 मेंटेन करने में दिक्कत होगी, लेकिन अभी तक एक क्लियर वन ऑन वन प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शंस में मोदी का कोई काउंटर नहीं है ऑपोजिशन के पास। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।